सबसे निवेदन करूंगा कि आप मिशन जय भीम से जुड़िए, हमारा जो अंबेडकर नामा है इसको जरूर देखिए। खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कल बुद्ध जयंती है और लगातार आप देख रहे हैं कई दिनों से बुद्ध जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या किस किस वर्ष भाषण दिए थे वो लगातार मैं आपको सुना रहा हूं। कल के बुद्ध जयंती के पूर्व संध्या पर आज हमारे साथ हैं खास मेहमान राजेंद्र पाल गौतम साहब। आप इन्हें एक मिनिस्टर के रूप में जानते हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कई पोर्टफोलियो इनके पास है, सोशल वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, SC/ST OBC वेलफेयर, सहकारिता, गुरुद्वारा, चुनाव इनके अधीन अंदर है। लेकिन इसके अलावा भी राजेंद्र पाल गौतम जी का एक दूसरी छवि भी। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। गौतम साहब दिल्ली के रहने वाले हैं, सरकारी स्कूल में बचपन से लेके 10वीं तक शिक्षा हुई। रामजस कॉलेज से 85 से 88 के बीच इन्होंने BA किया। कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने LLB किया 88, 93। उसके बाद डिप्लोमा इन लेबर मैनेजमेंट 94, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HRM 95। ये इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ 1983 में बनी थी, उससे जुड़े शुरुआती दिनों से 4 से लेकर 10वीं तक की कक्षा की क्लासेस होती थी। तकरीबन सैकड़ों छात्र इसमें पढ़ते थे। फ्री एजुकेशन टू पुअर स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों से जुड़े हुए एक संस्था बनी थी इनके छात्र जीवन में, मुक्ति के साथ भी रहे और उसके साथ साथ वर्षों से लगातार मुझे लगता है 87 से समता सैनिक दल से जुड़े रहे और उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी बने रहे। उस समय जहां तक मुझे याद है कुछ मुकदमा वगैरह भी आप पर हुआ था। गौतम साहब, स्वागत है अम्बेडकर नामा। धन्यवाद। कभी कभी अम्बेडकर नामा देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। शुक्रिया। और हम आपसे आज आपके राजनीति पे, आपके मंत्रालय पर हम आज कोई बात नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि देखता भी हूं और सुनता भी हूं कि मिनिस्टर होते हुए भी लगातार बहुत सारे इश्यूज पे, चाहे सोशल जस्टिस का मसला हो, चाहे EVM का मसला हो, लगातार आप अपनी आवाज बुलंद करते रहे। संक्षेप में ये बताइए, कोई परेशानी तो नहीं होती? अभी तक तो कोई परेशानी हुई नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात, मैं राजनीति में हूँ लेकिन एक समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, रिजर्व सीट से MLA हूँ। तो जिस समाज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसके मुद्दों को उठाना मेरा सामाजिक दायित्व भी है और मेरी मोरल ड्यूटी भी, और मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। राइट। क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जी। रिजर्व सीट से जीत गए तो हम तो ऑलरेडी, मैं रिप्रेजेंट तो उसी कम्युनिटी को कर रहा हूँ, तो उनके मुद्दों को उठाना समझता हूँ ये मेरा मोरल दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आपकी 2 योजना है जी, जिसके बारे में जो हमने सुना है और पढ़ा भी है कि एक आप मिशन 10 करोड़। जी, तो मिशन 10 करोड़ क्या है और क्यों है? दोनों बात क्या है और क्यों है, इसी पे आपको बोलना है। एक्चुअली जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं तो जो हजारों साल की जो हमारी गुलामी है, जो मनुस्मृति के तहत जो शासन देश का चलता था और उसमें हमारी जो स्थिति थी, उससे बाहर निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन संघर्ष किया और लास्ट में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता इस धर्म में बने रहकर नहीं है, बल्कि चूंकि धर्म वर्ण व्यवस्था पर और जाति पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था जाति को हटा दो तो फिर वो धर्म खत्म हो जाता है जी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनका भाषण था, जो किताब में छपा, उसमें कास्ट पे, हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा रिसर्च है। तो उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर आपको इस जातीय उत्पीड़न से बचना है और बराबरी का अगर आप दर्जा चाहते हैं और बराबर आगे बढ़ने का अवसर चाहते हैं,
तो इससे बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है कि आप जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म का जो रास्ता दिया, उन्होंने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? क्योंकि बुद्धिज्म में दया, ममता, करुणा, न्याय, समता, मैत्री, भाईचारा, वो चीज़ शायद कहीं और नजर नहीं आती, और वो रास्ता बुद्धिज्म में है जो बुद्ध धर्म उन्होंने दिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। तो पिछली साल 14 अक्टूबर के ही दिन मैं नागपुर दीक्षा भूमि गया, और जब मैंने उस भूमि को नमन किया तो यकायक मेरी भावनाओं में, मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ जब मैं बाबा साहब की तरफ देख रहा था कि बाबा साहब शायद मेरे से ये कह रहे हैं कि मैंने पूरे समाज को इस हजारों साल की गुलामी से निकालने के लिए एक धम्म का रास्ता दिया था, और जो मैंने सपना देखा था उसमें 5 लाख लोगों को लेके धम्म की दीक्षा दी, नेक्स्ट डे चंद्रपुर में दी, नागपुर के बाद, लेकिन उनका शरीर ने साथ नहीं दिया। वो भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, प्रबुद्ध भारत का सपना वो देखते थे, लेकिन 1 महीना 22 दिन बाद ही वो निर्वाण प्राप्त हो गए, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, जिस वजह से जो बाबा साहब का सपना था वो अधूरा रह गया। तो उस दिन जब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तरफ देख रहा था वहाँ 14 अक्टूबर को 2020 में, तो मुझे लगा कि बाबा साहब ये कह रहे थे कि भाई मैंने इतना सब किया, तुम लोग को इस लायक बनाया, क्या ये मेरा सपना सपना रह जाएगा? क्या तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे? तो मेरे मन में ये जो सवाल पैदा हुआ, उससे मैंने अपने आप को वहीं पे तैयार किया कि क्यों ना हम 10 करोड़ लोगों को आने वाले 5 साल में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएं। क्योंकि जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, जब बाबा साहब की किताब पढ़ते हैं हु वर द शूद्रास, जितना ज्यादा बारीकी से पढ़ते हैं तो फिर हमें ये समझ आ जाता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही अमूल्य है, और वो इतनी अच्छी है कि हमें अगर आज समझ आ रहा है हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत इतनी अमूल्य है और हम उससे दूर हैं, उससे अलग रह रहे हैं, तो क्यों ना हमें अपने बुजुर्गों की उसी सांस्कृतिक विरासत को, जिसमें हमारे पूर्वज बौद्ध थे, उसी सांस्कृतिक विरासत में हम वापस क्यों ना आए, हम घर वापसी क्यों ना करें? हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने बुद्धिज्म के मार्ग पर अपने आप को आत्मसात करना चाहते हैं, जहां हमें एक आज़ादी की अनुभूति हो, बराबरी की अनुभूति हो और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हो। तो ये उस दिन मेरे दिमाग में आया और मैंने वो संकल्प किया कि हम मिशन जय भीम के माध्यम से अपनी पूरी टीम को लेकर आने वाले 5 साल पूरी तैयारी करेंगे, और अशोक विजयदशमी 2025 को हम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा 10 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर करवाएंगे, जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में होगा। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। अम्बेडकर नामा पे भी होगा? बिल्कुल, अम्बेडकर नामा पे क्यों नहीं होगा? अच्छा, ये बताइए कि आप सार्वजनिक जीवन में भी रहते हैं, है ना, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी, मतलब लॉयर भी हैं आप, और सरकार में भी हैं आप, तो आप तरह तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है। तो ये जो आपने घोषणा, सार्वजनिक घोषणा की है, इससे आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी में या सामाजिक जीवन में जाते हैं या जहाँ भी हैं आप आधिकारिक रूप से, उसमें कभी किसी तरह की समस्या आपको फेस करने को मिला, या कोई क्वेश्चन मार्क, कोई इस तरह का कुछ जहाँ अनकंफर्टेबल आप महसूस? मुझे कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना अभी तक करने को नहीं मिला है। एप्रिसिएशन जरूर मिला है। वाह। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये भारत चुनने का तो बहुत अच्छा निर्णय है। अगर भारत एक गौरवशाली देश के रूप में कभी था बुद्ध के समय में, अगर भारत को, अपने देश को पुनः वही गौरव दिलवाना चाहते हो, तो हमें भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा। अच्छा, लोग बुद्धि से सोचे, भावनाओं से ना सोचे, केवल भावना से ना सोच के बल्कि बुद्धि से सोचे और अच्छा सोचे, जिसमें सबका कल्याण हो, सबको साथ लेके चलने की भावना हो, जिसमें कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, जिसमें किसी का शोषण करने की बात ना हो, बल्कि सबके कल्याण की भावना हो। इतना अच्छा मार्ग है जिस मार्ग पे चल के हम भारत को, वो भारत का गौरव जो बुद्ध के समय था वो वापस दिला सकते हैं। तो इस बात को लेके जिन लोगों से बात हुई, जिसने भी सुना, सब लोगों ने सुना, ना केवल तारीफ की बल्कि उसमें अपने आप को जोड़ने के लिए लोगों ने ऑफर किया। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी फहरिस्त बन रही है जो इस पे काम चल रहा है,
कोरोना से जरूर कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य को पा लेंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। गौतम जी, एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि आपने डेट क्या बोला था, कब? अशोक विजयदशमी जिस तारीख की भी पड़ेगी 2025 में। 25 में, आज है 21, 3-4 साल मान लीजिए टाइम। 4 साल 4 साल में 10 करोड़ लोग, एक बड़ा टारगेट है, ये छोटा टारगेट भी नहीं है। तो इसके लिए आपको पैन इंडियन लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे बौद्ध संगठन है, बौद्ध महासभा है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। इसके लिए एक पैन इंडियन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आप दिल्ली में बैठ के इसे नहीं कर सकते, इसके लिए इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर गूगल पे मीटिंग हो चुकी है, वेबिनार हो चुका है। बहुत सारे, ये कोई अकेले राजेंद्र गौतम नहीं करेंगे, और अब से पहले से भी लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आते रहे हैं। पूरे देश में ये ऑलरेडी चल रहा है। जितने भी उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो जिनका शोषण हुआ है और जिन्होंने पढ़ के समझ लिया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो वो वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना चाहते हैं जी। तो टुकड़ों में पूरे देश में लोग तैयारी कर रहे हैं जी। बहुत सारे संगठन अपने अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग काम करेंगे अम्ब्रेला का। एग्जैक्टली। हम लोग एक ऐप बन रहा है जिस पर हम काम शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन का, जिस पे अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पूरे देश के लोग उस पर रजिस्टर कराएंगे। पूरी जो संस्थाएं हमारे समाज की, या बौद्ध धर्म को लेके, या जो विषमता के खिलाफ जो संगठन काम कर रहे हैं, उन सब से बातचीत हो रही है। वो सारे संगठन मिलकर, और जितना अपना सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, वो सारा इसके आयोजकों में भी होंगे। कोई एक व्यक्ति, एक संस्था इसको नहीं करेगी। हम सब लोग मिलके, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है कि हमें शोषण से मुक्ति मिले, भारत का गौरव बढ़े, हमारी जो बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को फिर से हम दोबारा से स्थापित करें। ये हम सबका सपना है। तो मैं समझता हूँ किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय जाना भी नहीं चाहिए, राजेंद्र गौतम को नहीं जाना चाहिए, ना मुझे लेना है, बल्कि हम सब लोग मिलके एक अच्छी भावना से कि भाई हमें समता मूलक समाज, समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय पर आधारित, विषमता के एकदम विरुद्ध एक शुद्ध वातावरण में एक माहौल पूरे देश का तैयार करना है। और उसके लिए मुझे लगता है कि सभी लोग दिल से इसमें कोऑपरेट करेंगे। मैं जब अम्बेडकरनामा बनाता हूँ तो बहुत कुछ जो भाषण मैंने पढ़ा है, बनाया है, ये टेक्नोलॉजी बाबा साहब के ज़माने में नहीं था जी। तो उनको बहुत मेहनत करना, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। और ठीक है, आप जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बनाएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन जो गांव में वैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, चाहे अभी अम्बेडकरवाद को भी नहीं समझ रहे हैं या बुद्धिज्म को भी नहीं समझ रहे हैं, तो वहां आप किस एजेंसी के थ्रू पहुंचेंगे? पहले तो मैं आपको यहाँ थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। आपने कहा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव के लोग, उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे गाँव में खुद फिजिकली होके आया हूँ। जितना गंभीरता से यहाँ शहर के लोग बुद्धिज्म के बारे में सोच रहे हैं, उससे ज्यादा वहाँ ऑलरेडी चालू हो चुका है। वाह, शानदार। और अच्छी बात आपको बताता हूँ, जो आपको भी शायद सुकून देगी। पहले की एक वो इमेज बन गई थी, केवल एससी समाज के लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। उधर एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी बड़ी मात्रा में बुद्धिज्म न केवल कन्वर्ट कर रहा है, बल्कि उस मुहिम को वो लेके चल रहा है। उनको भी एहसास हो गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और इस मनुवादी संस्कृति में तो हमारा चौथा पायदान पे हमारी गिनती है। वो हमारा भी शोषण हुआ, हमें भी पढ़ने से वंचित रखा, हमें भी सेवा का काम दिया गया। उनको भी समझ आ गया, सबको ये समझ आ गया कि एक जीवी समाज है, एक परजीवी समाज है। जीवी समाज है शूद्र, अतिशूद्र, जो अब मेहनत करके कमा के खाता है, और जो बाकी जिनकी सेवा का काम हमारे पर थोपा गया, वो परजीवी समाज है, जो हमारी मेहनत को छीन के खाता है। तो जब सबको समझ आ गया है कि देश में 88% लोग जीवी समाज के लोग हैं, जो अपनी आजीविका मेहनत करके, मेहनत का समाज है, जो निर्माण का, उत्पादन का काम करता है, सेवा का भी काम करता है, उन सबको समझ आ गया कि हमारा इतिहास ये है, हमारे पूरे बौद्ध थे, वो बड़ी मात्रा में तैयारी चल रही है उनकी, अपने लेवल पे चल रही है, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग आपस में मिल गए, जुड़ गए। इसलिए इसको 10 करोड़ कोई बड़ा लक्ष्य, जैसे बहुत लोगों ने कहा भाई इतना बड़ा लक्ष्य कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे, तो इन सवाल का दोनों सवाल का जवाब मेरे पास है। देश में लगभग 135 करोड़ लोग हैं। उस 135 करोड़ में 88% लोग बहुजन समाज के हैं। तो वो जो 88% समाज है, जिसकी संख्या लगभग 115 करोड़ के करीब बैठती है, उस 115 करोड़ में से हमने केवल 10 करोड़ को चुना है। हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए,
ठीक है। दूसरी बात लोग कहते हैं करोगे कहाँ, इसका आयोजन कहाँ होगा? ऑनलाइन होगा आयोजन। जहाँ हम लोग शादियाँ, जैसे हमारे यहाँ अभी तक क्या हो रहा था, एक ब्राह्मण से शादी की डेट दिखवाते हैं, उसमें शादी करते तो कभी कभी एक दिन में कई लाख शादियाँ होती है। तो जिन सार्वजनिक स्थलों पर वो लाखों शादी एक दिन में होती है जिसमें करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, राइट, उन सारे सार्वजनिक स्थलों को हम लोग बुक करेंगे, एक साल पहले सबको बुक कर लेंगे। उन सारे सार्वजनिक स्थलों पर, गांव के चौपालों पर, चौराहों पर, कम्युनिटी सेंटर पे, बौद्ध विहारों में, अंबेडकर भवनों में, गुरु रविदास जी की चौपाल में, गुरु वाल्मीकि जी की चौपाल में, उन सबको हम लोग बुक करके पूरे देश के अंदर एक ही समय पर निर्धारित होगा। उस समय पर उस वक्त तीसरण पंसील करके जो दीक्षा दी जाएगी वो ऑनलाइन स्क्रीन पर एक बौद्ध भिक्षु कराएंगे, लेकिन वो टेलीकास्ट सब जगह होगा, सब लोग उसी टाइम उसको दीक्षा को ग्रहण करेंगे। चलिए, टेक्नोलॉजी ने काम आसान कर दिया। काम आसान कर दिया। चलिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को बधाई दीजिए, शुभकामनाएं हैं, और अम्बेडकर नामा परिवार की ओर से भी शुभकामनाएं हैं और बधाई है। और एक सवाल और है, जय भीम मिशन आप चला रहे हैं? मिशन जय भीम, मिशन जय भीम वो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, मतलब आपकी टीम, मैं भी उसमें एक। हाँ, आपकी टीम, ये दोनों मिशन जय भीम और ये 10 करोड़ जो बुद्धिस्ट बनाने का लक्ष्य है आप चला रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी मिशन जय भीम के बारे में अम्बेडकर नामा के साथियों को दीजिए। बेसिकली मिशन जय भीम एक मिशन है जिसके माध्यम से एक तो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का जो सपना देखा, दूसरा सपना देखा सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भरता। जो मिशन जय भीम के माध्यम से हम, मिशन जय भीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली जल बोर्ड में चीफ इंजीनियर थे। अच्छा, सुभाष आर्य जी वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी से रिटायर होकर आए। रिटायरमेंट के बाद जो उनके पास जो काबिलियत थी, हमने कहा आप उसे घर में लगाने की बजाय, बच्चे भी बड़े हो गए, शादी वादी हो गई, आपने नौकरी भी पूरी कर ली, लेकिन आपकी काबिलियत किस काम की अगर आप घर पे रह गए तो। हमने कहा इस मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके पूरे देश में इस मिशन को चलाओ, संभालो इसको। तो वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो डीटीसी में चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट से मिस्टर बीपी निगम साहब रिटायर हुए हैं, वो उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। और उसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो बैंक से सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए हैं, जिनके बेटे बहू डॉक्टर्स हैं और 2 IPS हैं बेटे को। मैंने कहा आपकी पूरी ज़िंदगी का सारे काम हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे डॉक्टर IPS बना दिए, डॉक्टर बना दिए, तो अब जरा आप इधर दो समय। वो उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोग हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, सचिव हैं, वो सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। फिर 2 चीज़ थी, सब लोग राजनीति करेंगे तो देश का, समाज का क्या होगा। ये मकसद है, राजनीति टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। आज मैं कुर्सी पे हूँ, कल कोई और होगा, ये तो तय है कि परमानेंट कोई नहीं रहता, एक दिन जाना है। तो राजनीति तो देश के लिए हम जो कर रहे हैं वो अलग हिस्सा है। हमने अपने समाज के लिए क्या किया, जिस समाज से हम हैं, जिस समाज की संख्या तो 110-115 करोड़ है, लेकिन वो जो कई हजार साल से गुलाम रहा, जिसका शोषण हुआ, जिसके पास ना खेत की जमीन है, ना उद्योग धंधे हैं, ना नेचुरल रिसोर्सेज में हिस्सा है, वो इतना पिछड़ गया, वो तरक्की कैसे करे। तो हमने सोचा कि केवल सरकार के ऊपर निर्भर रह के तो ये संभव नहीं होगा, क्यों ना हम अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाए, अपने बिजनेस छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू करें, अपने छोटे छोटे स्कूल्स खोलें, अपना कैडर सेंटर बने, जैसे RSS अपने लोगों को कैडर देती है, उसी तरह हम अपने समाज के लोगों को कैडर दें, परमानेंट कैडर सेंटर बनाए, जिसके लिए वो मिशन जय भीम के सारे साथियों ने मिलकर जमीन भी खरीदी है, वो भी उसका नक्शा पास कराया, उसको बनना भी शुरू होगा। और मिशन MJB ग्रुप एंटरप्राइज, MJB एंटरप्राइजेज में रजिस्टर्ड हो गया है, जिसके माध्यम से बिजनेस के क्षेत्र में भी समाज के लोगों को जोड़ के अपने समाज का अपना बिजनेस भी शुरू करने की नीयत है। और मैं समझता हूँ जिस तरह का उसमें सपोर्ट मिल रहा है, ब्रेन जिस तरह का लग रहा है, हमारे बहुत सारे साथी MBA किए हुए हैं, कोई मार्केटिंग में, कोई फाइनेंस में, उनका जो सबके अलग अलग तरह की जो क्वालिफिकेशन है और जो तजुर्बा है उनका, हम उस सब का इस्तेमाल करके अपने समाज की आर्थिक नीतियाँ क्यों नहीं बना सकते, अपने समाज को आर्थिक तौर पर निर्भर क्यों नहीं कर सकते, अपने समाज को सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से तैयार क्यों नहीं कर सकते। हमारे समाज की संस्कृति पूरे दुनिया में गई है और हम अपनी संस्कृति को भूले बैठे हैं, ये तो हमारी अपनी गलती है ना। तो हम अपनी संस्कृति को भी रिवाइव करेंगे, तो इसके वजह से ये मिशन जय भीम बनाया। तो मिशन जय भीम का लक्ष्य है अपने लोगों को
के लिए स्कूल भी खोलना है, अपने लोगों की आर्थिक नीतियाँ तैयार करके उनके छोटे छोटे उद्योग भी खुलवाने हैं, उनको कैटराइज भी करना है और समाज को सशक्त बनाने के लिए ये मेरे मुख्य रूप से लक्ष्य है। एक ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं जो समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय पर आधारित हो। शानदार। राजेंद्र पाल गौतम जी का मिशन बहुत ही शानदार है। आप सब इनसे जुड़िए और इनकी सहायता कीजिए। और दूसरी बात, अंतिम एक सवाल छोटा सा कि आपने जितना मिशन बताया है, क्या अम्बेडकरनामा उस दिशा में काम कर रहा है और अम्बेडकरनामा के साथियों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि आप मिशन जय भीम से जुड़िए, हमारा जो अम्बेडकरनामा है इसको जरूर देखिए, तो मिलके एक समाज के प्रति अच्छी भावना के साथ मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और 2025 में याद रखिए मिशन 10 करोड़। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी और शानदार बोलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका मिशन जो है पूरा होगा। हम सब साथ हैं उसमें और सभी देशवासियों को एकदम। और इसलिए एक निवेदन करूंगा सभी देशवासियों को, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा, सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने घर में लड़ियां जलाएं, पकवान बनाएं, खुशी खुशी एक दूसरे का मीठा पुकारें और खुशी से इस त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कोविड नियम का पालन करते हुए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात।